अस्सलाम वालेकुम। आज के लेसन में हम रॉबर्ट फ्रॉस्ट की एक फ़ेमस पोइम द रोड नॉट टेकन को समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। टू रोड्स डाइवर्ज इन अ येलो वुड। इस लाइन में हमारे स्पीकर जो कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं एक ऐसी रोड का जिक्र करते हैं जो दो हिस्सों में तकसीम हुई भी है, जिसे हम इंग्लिश में फॉक भी बोलते हैं। अब यहाँ एक बात बहुत ज़रूरी है और वो ये कि मज़ीद इस पोइम या किसी भी और पोइम को समझने के लिए उसका बैकग्राउंड जानना बहुत ज़रूरी होता है। द रोड नॉट टेकन 1916 में पब्लिश हुई। अब ये वो साल था जब गाड़ियों का ज़्यादा रिवाज नहीं था और गाड़ियाँ और कार्स वगैरह अभी इंट्रोड्यूस होना बिल्कुल शुरू हुई थी। तो अब ये सड़कें जिनका रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने अपनी पोइम द रोड नॉट टेकन में जिक्र किया, ये वैसी सड़कें नहीं जैसे हमें आजकल देखने को मिलती हैं। इसके बरक्स ये वो सड़कें हैं जो आजकल आपको देहात में देखने को मिलती हैं। अब चूंकि हमें बैकग्राउंड के बारे में थोड़ी बहुत नो हाउ हो गई, तो अब हम पोइट के नज़रिए को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। अब पोइट कहते हैं कि टू रोड्स डाइवर्ज्ड इन अ येलो वुड, यानी वुड्स मतलब जंगल जो कि जर्द हैं। अब जंगल जर्द ऑटम के सीज़न में होते हैं, ये बात हम जानते हैं। तो इसका दूसरा मतलब ये हुआ कि पतझड़ के सीज़न में पत्ते जब रंग बदलते हैं तब शायर ने एक सड़क देखी जो कि दो हिस्सों में तकसीम हुई भी थी। डाइवर्स का मतलब तकसीम होना होता है। अब चले नेक्स्ट लाइन की तरफ। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ एंड बी वन ट्रेवलर लॉन्ग आई स्टूड। अब शायर कहते हैं कि मैं दो कश्तियों का मुसाफिर नहीं हो सकता और मुझे हर हाल में किसी एक सड़क को ही चुनना है। ये नामुमकिनात में से है कि कोई एक वक्त में दो रास्ते चुने। तो शायर कहता है कि मुझे किसी एक कश्ती का ही सवार होना है। अब इस कश्मकश में कि कौन सा रास्ता चुनना चाहिए, शायद देर तक खड़ा रहा। अब यहाँ हमें एक और बात पता चलती है और वो ये कि शायद किसी भी गाड़ी या किसी भी और सवारी में सवार नहीं था, बल्कि अपने पाँव पर वहाँ पे खड़ा हुआ था। नेक्स्ट लाइन्स को देखिए। एंड लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड टू वेयर इट बेंट इन द अंडरग्रोथ। अब शायर वहाँ खड़ा सोचता है और एक सड़क को बहुत गौर से देखने की कोशिश करता है कि ये कहाँ जाती है। शायर कहता है कि मैं इन दो सड़कों में से एक को इतना दूर जाते हुए देखा जितना कि मैं देख सकता था, और मैं ये सब इस कोशिश में कर रहा था कि देख सकूं कि ये सड़क कहाँ को झुकती है। लेकिन शायर कहता है कि मैं इस सड़क को इसके पहले मोड़ तक ही देख सका जहाँ तक अंडरग्रोथ यानी जंगल के छोटे पौधे और सब्ज़ा था, जिन्होंने शायर का जो नज़ारा था उसको ब्लॉक कर दिया था। अगर हम इस नज़म को मेटाफोरिकल वे में देखें तो हमें मालूम होगा कि शायर जिसे दो सड़कें कह रहा है वो दर हकीकत उसकी ज़िंदगी के दो रास्ते हैं जिनमें से किसी एक को उसे चुनना है। अब किसी एक रास्ते को चुनने के लिए उसको बहुत सोच विचार लायक है, क्योंकि वो फ्यूचर को प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, इसलिए वो मुसलसल सोच में मुब्तला है कि कहीं वो कोई गलत फैसला ना कर ले। चले लाइन 6 की तरफ। देन टुक द अदर एज जस्ट एज फेयर। अब एक सड़क को काफ़ी देर तक देखते रहने और इसके ऊपर सोच विचार करते रहने के बाद शायर हमें हैरान कर देता है अपने फैसले से, और वो ये कि देन टुक द अदर एज जस्ट एज फेयर, यानी फिर मैंने दूसरा रास्ता इख्तियार किया जो कि पहले रास्ते जितना ही प्रॉपर दिखाई देता था। तो लाइन 7 और 8 में अगर हम आए तो शायर कहते हैं एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वांटेड वेयर। यहाँ शायर पुरुमीद तो है लेकिन उसे यकीन नहीं पूरी तरह से कि जो रास्ता वो इख्तियार करने वाला है वो बेहतर है, और हमें इस बात का अंदाज़ा उसके लफ्ज़ परहैप्स यानी शायद इस्तेमाल करने से होता है। और वो ये कहता है कि शायद ये रास्ता बेहतर है। और अब ऐसा उसने क्यों कहा? ऐसा शायद इसलिए कहता है क्योंकि उसके ख़याल में जो रास्ता उसने इख्तियार किया वो हरा भरा था, जिसका दूसरा मतलब ये है कि ये रास्ता वो रास्ता है कि जिससे बहुत कम लोग गुजरे हैं। अब वांटेड वेयर यहाँ कोई पर्सोनिफिकेशन नहीं बल्कि एलिट्रेशन के तौर पर इस्तेमाल हुई है। वांटेड वेयर का मतलब यहाँ ये है कि वो रास्ता इस्तेमाल होने का ज़्यादा मुस्तहक है क्योंकि इस रास्ते पर ज़्यादा लोग नहीं चले। तो शायर को वो बहुत अट्रैक्ट कर रहा है जिसे लोगों ने पहले नहीं चुना या अपने लिए पसंद किया। दो
as far that the passing there had warned them really about the same. अब इन लाइंस को पढ़कर हम रॉबर्ट फ्रॉस्ट की स्टेट ऑफ माइंड का अंदाज़ा लगा सकते हैं। वो इस तरह के वो कहता है कि वहाँ का जो रास्ता था, यानी वो रास्ता जो उसने चुना, वो वैसा ही था जैसे कि दूसरा रास्ता था और लोग उससे गुजर चुके थे। यानी दोनों रास्तों में ज़्यादा फ़र्क नहीं था। अब तक हम यही समझ रहे थे कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट की ज़ुबानी अभी तक हमारा यही मानना था कि एक रास्ते से लोग ज़्यादा गुजरे हैं दूसरे की निस्बत, लेकिन अचानक हमें रॉबर्ट फ्रॉस्ट बताता है कि नहीं, दोनों रास्ते तकरीबन सेम ही हैं। इसका दूसरा मतलब ये हुआ कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट उस वक्त कन्फ्यूजन का शिकार हो सकते हैं, और अगर देखा जाए तो ये बिल्कुल नेचुरल सी चीज़ है। जब हमें दो रास्तों में से किसी एक रास्ते का इंतखाब करना होता है तो इंसान कन्फ्यूजन का शिकार हो जाता है, खासकर तब जब दोनों रास्तों में ज़्यादा फ़र्क ना हो। आगे चलिए। एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन लीव्स, नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक। एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन लीव्स, नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक। अब यहाँ दोबारा हमें एक बात सुनने को मिलती है, और वो ये कि दोनों रास्ते बराबर हैं, मगर एक चीज़ और पता चलती है, और वो ये है कि हमें वक्त का तयन हो जाता है। यानी जिस वक्त शायर वो दो रास्तों के दरमियान खड़ा हुआ था और सड़कों के बारे में अपने ख्यालात से हमें आगाह कर रहा था, वो वक्त सुबह का था, और वो दोनों रास्ते पत्तों से ढके हुए थे, और वो पत्ते काले नहीं हुए थे। जैसे कि आमतौर पर अगर पत्तों के ऊपर से कोई गुजर जाए तो वो क्रश हो जाते हैं, यानी ये वैसे पत्ते नहीं थे जो कि शायर ने दिखे। ओह आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे। अब लफ्ज़ ओह और एक्सक्लेमेशन मार्क जो एंड पे है, उससे हमें यहाँ अंदाज़ा लगा सकते हैं कि शायर को अफसोस है अपने फ़ैसले पर, यानी वो रास्ता जो वो चुन चुका है, या इसे इस बात का भी अफसोस हो सकता है कि काश वो दोनों रास्ते ही चुन सकता बैक पग, जो कि जाहिर है मुमकिन नहीं। तो शायर कहता है कि मैंने पहला रास्ता किसी और दिन के लिए छोड़ दिया। यानी इस तरह से शायर अपने आप को तसल्ली देने की भी कोशिश करता है कि कोई बात नहीं, अगर पहला रास्ता मैं नहीं चुन सका, मैं किसी और दिन इस रास्ते को चुन लूँगा, या मैं उसे किसी और दिन के लिए मतलब मैंने उसको किसी और दिन के लिए बचा लिया है। अब नेक्स्ट लाइन्स की तरफ आएँ। येट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, आई डाउटेड इफ़ आई शुड एवर कम बैक। ये लाइंस बहुत ही खूबसूरत है, क्योंकि यहाँ रॉबर्ट फ्रॉस्ट ज़िंदगी की हकीकत की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं कि मैंने कह तो दिया है कि मैंने पहला रास्ता जो कि मैं नहीं चुन सका वो किसी और दिन के लिए वक्फ करता हूँ, जबकि मैं ये बात जानता हूँ कि एक रास्ता जो आप चुनते हो आगे कई रास्तों की तरफ आपको ले जाता है, और अक्सर रास्ते की पेचोताब में इंसान अपना मकसद ही भूल जाता है। तो ऐसे में एक नया रास्ता क्यों कर या कैसे इख्तियार किया जाएगा। अब शायद दूसरी लाइन में कहते हैं कि मुझे यकीन नहीं पूरी तरह से इस बात पर कि मैं कभी ज़िंदगी में वापस भी आ पाऊँगा या लौट पाऊँगा या नहीं, इस रास्ते से जो मैंने अपने लिए चुन लिया। नेक्स्ट लाइन्स की तरफ देखिए। आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ साई, समवेयर एजेस एंड एजेस देंस। अब शायर कहते हैं कि मैं ये सब एक आह के साथ कभी बता रहा हूँगा, तब जब काफ़ी वक्त गुजर जाएगा, यानी काफ़ी वक्त गुजर जाने के बाद मैं ये सब कुछ बता रहा हूँगा। अब एक साई जो है वो ठंडी आह को कहते हैं, जो कि पुरसुकून भी हो सकती है और दर्द या दुख की हालत में भी ली जा सकती है। लेकिन हम पूरे यकीन के साथ नहीं कह सकते कि शायद जब बहुत वक्त गुजर जाएगा और तब ये जब बता रहा होगा तो किस किस्म की आह भरेगा। लेकिन हम ये ज़रूर जानते हैं कि यह सब शायर के लिए यकीनन बहुत अहमियत का हामिल है। इसी वजह से वो काफ़ी वक्त गुजर जाने के बाद ना सिर्फ याद रखेगा, बल्कि इस सब को वो पास ऑन भी करेगा, यानी किसी को भी सुनाएगा। नेक्स्ट लाइन्स की तरफ बढ़ते हैं। टू रोड्स डाइवर्ज्ड इन अ वुड एंड आई। अब ये लाइन दरअसल इस पोइम की फर्स्ट लाइन की रेपिटेशन हुई भी है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि इस लाइन में येलो वर्ड को निकाल दिया गया है, यानी येलो वुड नहीं है, और एक और वर्ड की एडिशन हुई है और वो ये आई है। अब इस लाइन को पढ़ने के बाद हमें महसूस होता है जैसे शायर एक नतीजे की तरफ जा रहा है,
और आई के बाद इस्तेमाल होने वाली जो डैश है एक छोटे से वक्फे की तरफ इशारा करती है, यानी अब वक्फे के बाद शायर जो भी कुछ कहने जा रहा है वो उसका फाइनल डिसीजन होगा, जो कि उसने काफ़ी सोच विचार की बात किया है, या जो कुछ भी अब वो कहने जा रहा है वो अहम है। नेक्स्ट लाइन में शायर कहते हैं आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाय। अब शायर यहाँ कहते हैं कि मैंने वो रास्ता चुना जो कि नया था या जिससे बहुत कम लोग पहले गुजरे थे। आखिरी लाइन एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस। अब यहाँ हमें शायर की आखिरी लाइन से ये तासुर मिलता है कि वो अपने फैसले पर मुतमईन है, ऐसे जैसे कि वो खुश और मुतमईन है कि उसने एक ऐसा रास्ता चुना जो पहले किसी ने नहीं चुना, यानी एक ऐसा रास्ता है जो जिससे शायर के अलावा पहले कोई नहीं गुजरा, और यही बात शायर को दूसरों से जुदा करती है और उसे मुख्तलिफ बनाती है। तो यहाँ पे हमने एंड कर दी रॉबर्ट फ्रॉस्ट की एक बहुत फेमस और ख़ूबसूरत पोएम द रोड नॉट टेकन। आई होप कि आप लोगों को इसको समझने में मदद मिली होगी। अगर किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन वगैरह आप पूछना चाहते हैं तो काइंडली कमेंट बॉक्स में कमेंट लाजमी कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।